Hello students, today we will revise basic accounting terms that are being used in class 11th. Starting with our first term, it is entity. You can see on the right hand side a shop, a dry clean shop. This dry clean shop is having its own individual existence and it is existing in reality. So any entity which is there in reality and has a definite individual existence is known as entity. बिजनेस एंटिटी का मतलब है स्पेसिफिकली एक आइडेंटिफिएबल बिजनेस एंटरप्राइज. यहां पर अब इसका बिजनेस आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि एक ड्राई क्लीन की शॉप है. आर नेक्स्ट टर्म इज ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन एक ऐसा इवेंट है जहां दो या दो से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व है और इन ट्रांजेक्शन से एसेट, लाइबिलिटी या कैपिटल पर इंपैक्ट आता है एक बिजनेस की. For example, purchase of goods, receipt of money, payment to a creditor, or paying any expense are transaction. और transaction cash transaction भी हो सकती है और credit transaction भी हो सकती है. Coming to our next term, capital. What is capital? Capital वो अमाउंट है जो एक ओनर अपने बिजनेस में कैश या फिर एसेट्स की फॉर्म में इन्वेस्ट करता है. लेट अस रीड द डेफिनेशन. इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म. इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट. जरूरी नहीं है कि कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कैश ही लेकर आए, वो अपने बिजनेस में एसेट भी लेकर आ सकता है. एंड by the owner for the business entity, capital is an obligation and a claim on the asset of business. यानी जो बिजनेस में एसेट्स हैं उसके ऊपर ओनर का क्लेम है कि उसके पैसों से इन एसेट्स को बाय किया गया है. दैट इज व्हाई कैपिटल इज शोन एज एन इंटरनल लाइबिलिटी ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. अभी हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं और ऐसा अज्यूम किया जाता है कि बिजनेसमैन ने बिजनेस को कैपिटल जो है वो लैंड की है और जब भी बिजनेस वाइंड अप होगा तब बिजनेस का ये ऑब्लिगेशन है कि जो भी अमाउंट बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो उसको रिटर्न करे. सो दैट्स व्हाई इवन कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन इंटरनल लाइबिलिटी, thus shown on the liability side of balance sheet. See, a businessman can bring cash और हो सकता है घर में कुछ चेयर्स पड़ी हैं या लैपटॉप पड़ा है जो घर में यूज नहीं हो रहा और बिजनेसमैन उसे बिजनेस में ले आता है. यानी जब बिजनेसमैन एसेट्स को बिजनेस में लेके आता है तो उसे भी कैपिटल ही टर्म किया जाता है. Our next term is sales. What is sales? Sales are the total revenue from goods or services sold और प्रोवाइडेड टू अ कस्टमर. जो भी गुड्स और सर्विसेज कस्टमर को बेची जाती हैं उन्हें जो वाइडर टर्म दी जाती है दैट इज सेल. एंड सेल मे बी इन कैश और ऑन क्रेडिट बेसिस. सेल जो है वो कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में. लाइक हियर दे आर सेलिंग देयर सब्स, देयर बर्गर्स. नेक्स्ट इज रेवेन्यूज. दीज आर द अमाउंट ऑफ बिजनेस earned by selling its product or providing services to customer, जिसे हम सेल्स रेवेन्यू कहते हैं. सेल्स रेवेन्यू के साथ साथ एक बिजनेस और भी एक्टिविटीज अंडरटेक करता है जिससे वो अमाउंट अर्न करता है, which may be in the form of commission, interest, dividend, royalties, rent received. So revenue we can say is a wider term. It is also known as income. Revenue includes sales as well as other income. So we can say sales is a part of revenue only, and the revenue which is generated from sale of goods and services is known as sales revenue. Coming to our next topic, profit. What is profit? Excess of revenue of a period over its related expenses during an accounting year is profit. Profit increases the investment of the owner. Owner की capital को बढ़ाता है profit. गेन और प्रॉफिट में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? गेन
तब अराइज होता है, उन इवेंट्स और ट्रांजेक्शन से अराइज होता है विच आर इंसिडेंटल टू अ बिजनेस, लाइक सेल ऑफ फिक्स एसेट, यानी जब एसेट बिकेगी और एसेट को सेल करने पर जो भी अमाउंट एक्सेस रिसीव करेगा एक बिजनेस, दैट इज गेन। और जो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट अर्न करेगा बिजनेस, दैट इज टर्म्ड एज प्रॉफिट। However, for loss, we use one term only, whether it is a loss from sale of goods or it is a loss from sale of asset. So what is loss? It is excess of expenses of a period over its related revenues. It decreases owner's equity. ये owner की capital को decrease करता है. It refers to money or money's worth lost. ये वो worth है, वो capital है जो एक business ने lose कर दी without receiving any benefit in return. Like good lost by fire or even an asset lost will be termed as loss. यहाँ मैंने दोबारा से हाईलाइट कर दिया है, लाइक गुड्स के अगर सेल पर हमें एक्सेस मनी रिसीव होता है दैट इज प्रॉफिट, फिक्स एसेट पे जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव होता है ऑन सेल इज टर्म्ड एज गेन। लॉस के लिए चाहे वो गुड्स का लॉस है चाहे एसेट का लॉस है, वी यूज वन टर्म दैट इज लॉस। Then come discount. What is discount? It is a deduction in the price of goods that are being sold. और discount दो तरह का होता है. First is offering reduction of agreed percentage of list price. Listed price जो आपने अपने पास प्राइस लिस्ट किया हुआ है, जब आप उस पर डिस्काउंट देते हैं, जो डिडक्शन देते हैं, such discount is known as trade discount. Usually this discount is given when the buyer is buying goods in bulk. जब भी बल्क सेल होगी, जब भी हम ज्यादा गुड्स को बेचना चाहते हैं, वी गिव ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड को बढ़ाने के लिए। तो यूजुअली दिस डिस्काउंट इज ऑफर्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर एंड होलसेलर टू रिटेलर्स। ये अपनी सेल वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। Then we have after the goods have been sold on credit, जब आपने क्रेडिट पर गुड्स को बेच दिया डेटर्स को, then you definitely will give some time, specific period of time to your debtors to make payment. Now, why this cash discount is given? Cash discount is given for encouraging prompt payment, ताकि आपके डेटर आपको पैसा जल्दी दे दें, तो आप उन्हें एक्स्ट्रा जो डिडक्शन देते हो टू रिसीव पेमेंट promptly is known as cash discount. One more thing here I would like to add on, trade discount is not shown in the books of account. Trade discount को हम books में show नहीं करते हैं. However, cash discount is shown in the books of accounts. I hope this concept is clear. Moving to our next concept, voucher. It is very important in a business that a transaction must be supported by documentary evidences. So what is voucher? The documentary evidence in support of a transaction is known as voucher. For example, अगर आप गुड्स खरीद रहे हो कैश में, तो आपको कैश मेमो मिलेगा, यानी बिल मिलेगा. If we buy goods on credit, we get an invoice. बिल के ही दो नाम है ये. अगर आपको कैश में ट्रांजैक्शन अंडरटेक करनी है, व्हाट यू विल रिसीव कैश मेमो, एंड इफ यू आर बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट यू विल गेट इनवॉइस. व्हेन वी मेक अ पेमेंट वी गेट अ रिसीट, और जब भी आप पेमेंट करोगे रिसीट आपको मिल जाएगी. हियर आई हैव टेकन वन एग्जांपल, इनवॉइस का एग्जांपल आई हैव टेकन, and when you will pay the invoice a stamp can be put that is paid. This is an evidence that the bill has been met. Now what is good? वो प्रोडक्ट जिसमें एक बिजनेस डील कर रहा है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ विच इट इज बाइंग और सेलिंग और प्रोड्यूसिंग अ गुड. द आइटम दैट आर परचेज्ड फॉर यूज इन बिजनेस आर नॉट कॉल्ड गुड्स. जिन गुड्स को जिन आइटम्स को हम बिजनेस में फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, दे आर नॉट गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, एक फर्नीचर डीलर के लिए चेयर और टेबल क्या है? गुड, क्योंकि वो उसमें डील कर रहा है, उसकी रेगुलर डीलिंग है. जबकि अगर हम घर में फर्नीचर खरीद के लेके आते हैं या अपने बिजनेस के ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीद के लेके आते हैं, तो वो क्या है? गुड्स. आई हैव टेकन वन मोर एग्जांपल हियर. स्टेशनरी मर्चेंट के लिए स्टेशनरी, ये जो स्टेशनरी है वो क्या है? गुड्स है. Whereas for others it is an expense. अगर हम एक बिजनेस के लिए स्टेशनरी खरीदते हैं, बिजनेस में आपको पेन, पेंसिल, पेपर, रबर, सब चीजें चाहिए होती, दैट इज एन एक्सपेंस. बट जो इस स्टेशनरी में रेगुलरली डील कर रहा है वो शॉपकीपर,
उसके लिए ये स्टेशनरी क्या है? गुड्स है. आई होप इट इज क्लियर. ड्रॉइंग्स, withdrawal of money or goods by the owner from the business for personal use. ये अमाउंट एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है बिजनेस में से. इससे क्या होगा? ओनर की इन्वेस्टमेंट यानी ओनर की कैपिटल रिड्यूस होगी. जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, जैसे बिजनेस में से पैसे निकाले घर में शादी के लिए. सो अगर बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले जाएंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज ड्रॉइंग. एंड इट इज नॉट ऑलवेज दैट यू आर ड्रॉइंग कैश फ्रॉम अ बिजनेस. गुड्स भी विड्रॉ कर सकते हैं. जैसे स्टेशनरी वाले पर्सन ने अपने बिजनेस में से अपने बेटे के लिए स्टेशनरी विड्रॉ कर ली. सो इवन ड्रॉइंग ऑफ गुड्स from the business for personal use is drawings only. That means it can be either in cash or in kind. In kind means आप चाहो तो बिजनेस में से गुड्स भी विड्रॉ करके लेकर जा सकते हो. Our next term is stock. What is stock? Very easy. A layman person will simply define stock as goods which are lying unsold. वो गुड्स जो अकाउंटिंग पीरियड के क्लोज होने पर आपके पास बिका नहीं है, इट इज लाइंग इन योर गोडाउन, इज टर्म्ड एज स्टॉक. इसे इन्वेंट्री भी कहा जाता है. राइट. There can be stock of raw material, there can be stock of semi finished goods, there can be stock of finished goods. और यही स्टॉक अगले ईयर की बिगनिंग में क्या बन जाएगा बेटा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा. ईयर एंड के अंदर ये स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जाना जाएगा. एंड नेक्स्ट ईयर व्हेन वी आर कैरी फॉरवर्डिंग द सेम अमाउंट ऑफ स्टॉक, नेक्स्ट ईयर इट विल बी टर्म्ड एज ओपनिंग स्टॉक. आई होप इट इज क्लियर. मूविंग अहेड, डेटर्स. डेटर्स को अच्छे से समझने के लिए आई हैव यूज दिस टर्म कस्टमर. यानी जब आपका कस्टमर आपसे गुड्स उधार खरीदता है, क्रेडिट पर खरीदता है, देन दैट कस्टमर इज टर्म्ड एज डेटर. Debtor can be a person, that means it can be an individual, even it can be another business entity who owe to an enterprise. Owe means जिसने पैसे देने हैं. किस बात के पैसे देने हैं? For buying goods and services on credit. The total amount standing against such person or entities on the closing date is shown in the balance sheet as sundry debtors. जिनसे भी हमने पैसे लेने हैं बैलेंस शीट में ईयर एंड पर, they are shown as sundry debtors on the asset side of balance sheet. So we can say debtors are customer. ये हमारे कस्टमर हैं बिजनेस के, जो बिजनेस से उधार सामान खरीद रहे हैं. Then comes creditors. Who are creditors? Creditors are suppliers. ये हमारे कौन होते हैं? सप्लायर, जो हमें गुड्स सप्लाई कर रहे हैं. It could be person, it could be an entity who have to be paid. जिससे अब आपके बिजनेस ने, अगर मैं एक बिजनेस एंटरप्राइज हूं तो मुझे पैसे देने हैं. Why I have to pay? Because this supplier, this creditor has provided goods and services to an enterprise on credit. The total amount standing to the favor of such person or entities on the closing date is shown in the balance sheet. Again, this supplier's amount which is standing due will be shown as sundry creditors on the liability side of balance sheet. This amount will be reflected as creditor. I hope it is clear. Moving ahead, livestock. जरूरी नहीं है कि बिजनेस जो है वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स का ही हो. Like we go to Vaishno Devi, where we have seen people giving these donkeys or even horses on higher basis for climbing the mountain. And even if we talk about poultry farm or we talk about dairy farms, they keep cattles. So these cattles are known as livestock. So in business के लिए क्या term use होगी when they are keeping these animals? These animals will be termed as livestock. Now investment. What is investment? वो amount
जो एक बिजनेस डिप्लॉय करता है शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी with intention of earning profit. See, from shares we earn profit. From debenture, a business earn interest. Debenture से एक business क्या earn करता है? Interest. So it is deployment of fund. And why only shares or debenture? A business can also invest in land. It can also invest in precious metals like gold, silver. So when amount is being invested with intent of earning some return, it is termed as investment. जब अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है इस इंटेंशन के साथ कि आप कुछ रिटर्न अर्न करेंगे, also you have to bear some risk, then it is termed as investment. Moving ahead, bill receivable. Bill receivable is a type of bills of exchange. And when a bill of exchange become bill receivable, when the seller receive it as a document for credit sale. एक सेलर के लिए जो गुड्स को बेच रहा है उसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होगा? बिल रिसीवेबल. यानी बिल ऑफ एक्सचेंज होगा एक ही, डॉक्यूमेंट एक ही ड्रॉ होगा, पर वही डॉक्यूमेंट एक सेलर के लिए क्या बन जाएगा? बिल रिसीवेबल. और एक डेटर के लिए, एक कस्टमर के लिए, एक बायर के लिए क्या बन जाएगा? बिल्स पेबल. कैसे? रिसीवेबल मतलब पैसा रिसीव होना है. पैसा किसे रिसीव होना है? सेलर को. उसे रिसीव होना है क्रेडिट सेल का, इसलिए उसके लिए रिसीवेबल है. जबकि जो ये डेटर है, ये जो कस्टमर है, इसने एक्सेप्ट किया इस डॉक्यूमेंट को क्योंकि उसने क्रेडिट पर परचेज किए गुड्स. और अगर वो गुड्स परचेज कर रहा है क्रेडिट पर, तो वो प्रॉमिस कर रहा है कि इन फ्यूचर आई विल मेक पेमेंट. सो दिस डॉक्यूमेंट एक्ट एज एन एविडेंस दैट अ क्रेडिट सेल और परचेज ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस. I will also show how this document look like. This is a sample of a bill of exchange. You can just see that it has been stamped, duly stamped, amount is written, place and date will be mentioned, कितने टाइम के बाद ये बिल जो है वो मेट होगा, that is written. Drawer is seller. Drawer कौन है? ड्रॉर वो पर्सन है जिसने इस बिल को ड्रॉ किया है. आप भी देखो किसी शॉप पर जाते हो, गुड्स खरीदते हो, तो सेलर बनाता है ना बिल को. सो सेलर के लिए ये क्या है? बिल रिसीवेबल, हु इज आल्सो नोन एज ड्रॉर. हाउएवर द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग कि हाँ मैं इसकी पेमेंट 60 डेज के बाद कर दूंगा, इज द बायर. उसके लिए बिल्स पेबल है. आई होप इट इज क्लियर. Moving to our next slide. Assets. What are assets? Assets are the economic resources of an enterprise. Economic means which can be expressed in terms of money. And these are used for running a business operation smoothly. एक business को run करने के लिए जो हमें resources चाहिए होते हैं, उन resources को हम asset कहते हैं. Like here I have shown a machinery. Even cash is an asset. Copyright, which is an intangible asset, it is also a type of asset. In our further slide, we will study the types of assets. सबसे पहली एसेट है टैंजिबल. व्हाट इज अ टैंजिबल एसेट? ऐसी एसेट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं. लाइक कार. कार को हम देख सकते हैं, लैंड बिल्डिंग को हम देख सकते हैं, प्लांट मशीनरी को हम देख सकते हैं, डेटर्स को हम देख सकते हैं. जिन चीजों को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हम अपनी टैंजिबल एसेट्स कहते हैं. What are intangible assets? Which cannot be seen or touched. These are intangible assets. Intellectual property right की अगर हम बात करते हैं, patents, copyright, goodwill, trademarks, these are example of patent. See, this is one license of a person जिसने अपना कुछ प्रोडक्ट जो है उसका पेटेंट कराया, प्रोडक्ट डिजाइनिंग का. Nobody else can now copy it. So this is an intangible asset. Next is current asset and non-current assets. Current assets वो assets हैं जो कैश में convert हो जाती है within a short period of time. That we can say it as 12 months.
जो बहुत शॉर्ट स्पैन में कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे डेटर्स हैं, आपने अपने कस्टमर से पैसे लेने, तो ये तो है नहीं कि सालों साल अपना पैसा नहीं मांगोगे. सो डेटर्स आर करंट एसेट. बैंक बैलेंस, कैश इन इटसेल्फ इज करंट एसेट, ऑलरेडी इट इज लिक्विड, इट इज इन कैश ओनली. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम पीरियड के लिए की है, वो भी आपकी एसेट है. हियर आई हैव टेकन वन एग्जांपल. कस्टमर, द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द opposite front of this manager, in front of this manager, the lady in the pink and the man in the blue blazer, they are customer, debtors. सो करंट एसेट है ये. नॉन करंट एसेट्स वो हैं जो फर्दर प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करते हैं और इनको, इनमें इन्वेस्ट करने का जो पर्पस है वो रीसेल नहीं है. जैसे लैंड और बिल्डिंग है, इसमें इन्वेस्ट करने का पर्पस एक बिजनेस का रीसेल नहीं है, राइट? नाउ नेक्स्ट इज फिक्टिशियस एसेट. फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट है जो कैश में कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगी और इनसे कोई फर्दर बेनिफिट भी ड्रॉ नहीं होगा, जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस. दीज आर लॉसेस और एक्सपेंसेस विच आर येट टू बी रिटर्न ऑफ, और जब तक ये राइट ऑफ नहीं होते हैं तब तक हम इन्हें अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर रिफ्लेक्ट करते हैं. Next is you can see loan. So somewhere I think we can relate it to liabilities. What are liabilities? Liabilities वो obligation या वो debt हैं जो एक enterprise को pay करने हैं at some time in future. They represent creditors claim. आपकी asset पर जब किसी और का claim बना हुआ है, किसी और का right बना हुआ है, then it is a liability. Both small and big businesses find it necessary to borrow money at one time or other and to purchase goods on credit. उधारी तो business में चलती ही है. One or the other way, you need to borrow money. Either it could be like borrowing money from a bank, or even if you are buying goods from your supplier on credit is a liability. So liability is also known as debt. टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज. इंटरनल लाइबिलिटी, जैसा कि मैंने कैपिटल के केस में आपको बताया था, वो पैसा जो एक बिजनेसमैन, एक ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल इज इंटरनल लाइबिलिटी. एंड व्हाट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी? इट इज अमाउंट व्हिच इज being lent by outsiders and it is the obligation of the business to pay this amount to outsider. जैसे मैंने यहाँ पर बोला, आपने बैंक लोन लिया और बैंक लोन लिया होम को बनाने के लिए, which is termed as home loan. This amount is to be paid to outsider. Bank is an outsider to a business, so that's why it is an external liability. और ये जो owner amount लगा रहा है business में in the form of capital, that is an internal liability. Moving ahead, there are two types of external liabilities: non-current liabilities and current liabilities. Non-current liabilities are those which are paid after a longer period, like long-term loans and debentures. इनको पे करने का पीरियड जो है वो लंबा है, 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल. So when you take some amount from someone for a longer period of time, it is termed as non-current liabilities. And when the amount has to be paid in near future, like creditor supplier का amount है, या बैंक से आपने ओवरड्रॉ किया है, या आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया है, that will be termed as current liabilities. Coming to our next topic, expenditure. What is expenditure? Spending money or incurring liability for some benefit, service or property received is called expenditure. अब आप खर्च गुड्स पर भी कर सकते हो, आप खर्च मशीनरी पर भी कर सकते हो. So these are example of expenditure. If benefit is of expenditure is exhausted within 1 year, अगर 1 साल के लिए ही आपको उस खर्चे से जो बेनिफिट है वो मिल रहा है, then it is termed as revenue expenditure. On the other hand, if the benefit of an expenditure lasts for more than a year, it is treated as capital expenditure. जैसे कि हमने कोई लैंड खरीदा, कोई बिल्डिंग खरीदी, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा जिसका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक मिलेगा, then that will be a capital expenditure. सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे. ये एक्सपेंडिचर किन चीजों पर होगा?
It is an amount which is being incurred in acquiring or increasing the value of asset. For example, आपने कोई land और building purchase की, या आपने existing land और building में कुछ और construction किया और extension किया. They are non-recurring. ये खर्चे बार बार नहीं होते हैं. So these are capital expenditures. Like we purchased up machinery. रोज रोज तो machinery नहीं खरीदते हैं business में. Then comes these are all example, car kharidi, building kharidi. Then comes revenue expenditure, the full benefit of which is received during one accounting period. एक साल में सारे benefit मिल गए. Rent का, salary, commission, these are expenses which are recurring. ये खर्चे बार बार होते हैं, इन्हें expenses भी कहा जाता है. That means expenses are also known as revenue expenditure. In short, we can say expenditure is a wider term and expenses are a part of it. क्योंकि expenses किसका दूसरा नाम है बेटा? Revenue expenditure का. आपने rent के लिए खर्च किया, salary के लिए खर्च किया, commission के लिए खर्च किया. So these are recurring. ये खर्चे बार बार अकर होते हैं, right? और इससे हमारी किसी फिक्स एसेट की क्रिएशन नहीं हो रही है. सो दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. देन कम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. व्हाट आर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स? ये वो एक्सपेंडिचर है जिनका नेचर तो रेवेन्यू है, बट इनसे जो बेनिफिट है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो डेराइव हो रहे हैं. इसका एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट. लाइक ये होर्डिंग बोर्ड है. इस होर्डिंग बोर्ड पर पैसा तो कंपनी ने एक बार खर्च किया होगा, पर इसका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक हुआ. डेफर्ड का मतलब है इन फ्यूचर भी इंस्टॉलमेंट्स में आपको बेनिफिट मिल रहा है. सो सच एक्सपेंडिचर्स आर नोन एज deferred revenue expenditures. Thank you for watching this video. Stay connected and do subscribe my channel. Thank you.